हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.12 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार बहुअणुक एवं वृद्धाणुक कोलाइडों में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। सहचारी कोलाइड इन दोनों प्रकार के कोलाइडों से कैसे भिन्न है। तो सबसे पहला है बहुअणुक तथा वृद्धाणुक कोलाइड। तो जैसे हो गया बहुअणुक, तो देखिए बहुअणुक क्या होता है। यदि हमारे पास कोई एक कोलाइडी विलयन कोई इस प्रकार का है कि जिसमें कोलाइडी कणों का निर्माण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के हुआ है, तो हम कहेंगे वह कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयनों की एक पहचान क्या है जो हमने आपको चैप्टर में बताई थी कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के हम कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब जो हमारे पास एक विलयन है उसमें छोटे छोटे कण हैं, उनके कणों का आकार इतना नहीं है, लेकिन उसके छोटे छोटे कण मिलकर के एक ऐसे बड़े कण का निर्माण कर रहे हैं जिनका आकार इस सीमा के बीच में है, कोलाइडी कणों की सीमा के बीच में है। तो हम कहेंगे इस प्रकार जो कोलाइडी विलयन होंगे उनको हम कहेंगे बहुअणुक कोलाइडी विलयन। तो काफी आसान है। तो क्या कहा हमने, एक से अधिक कण मिलकर एक से अधिक छोटे छोटे कण मिलकर कोलाइडी कण के आकार को ग्रहण करते हैं अर्थात कोलाइड विलयन बनता है। जैसे इसमें हो गया गोल्ड सॉल जो हमारे पास बनता है, गोल्ड सॉल, इसमें गोल्ड के छोटे छोटे हम कह सकते हैं परमाणु आपस में संयुक्त होकर के एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, उसको हम गोल्ड सॉल कहते हैं। इसके अलावा सल्फर के जो S8 हैं, ऐसे सैकड़ों अणु मिलकर के क्या करते हैं, आपस में बहुअणुक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा क्या है, बहुअणुक। दूसरा होता है वृद्धाणुक, दूसरा इन्होंने दिया है वृहदाणुक। वृहदाणुक कोलाइडी विलयन कौन से होते हैं, जिनके कणों का पहले से ही आकार इस प्रकार का होता है कि वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। तो उनको कुछ करना ही नहीं होता, उनके कणों का आकार पहले से ही इतना है, तो उन्हें हम कोलाइडी विलयन कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टार्च क्या है, इसका एग्जाम्पल है। इसके कणों का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इसमें एक से अधिक कणों को आपस में मिलने की आवश्यकता नहीं होती, आप ये कह सकते हैं। तो ये वृहदाणुक हो गया। तीसरा इन्होंने कहा है सहचारी, तीसरा कहा है सहचारी कोलाइड। अब समझिए सहचारी कोलाइड की क्या खास बात होती है। इसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कण आपस में मिलकर के एक बड़े कण का निर्माण करेंगे जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। पर आप कहोगे सर ये परिभाषा तो वृहदाणु बहुअणुक वालों की है, हम कहेंगे बिल्कुल है। तो फिर इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यह है कि इसमें एक से अधिक अणु तभी और केवल तभी संयुक्त होते हैं जबकि उस विलयन का ताप एक नियत ताप से ज्यादा हो। यहां पर 2 बातें होती हैं, एक होता है विलयन का ताप और दूसरा विलयन का ताप जिसको हम कहते हैं क्राफ्ट ताप। और पहला तो विलयन का ताप एक क्राफ्ट ताप से ज्यादा होना चाहिए। यदि विलयन का ताप एक नियत ताप से ज्यादा नहीं है तो इसके छोटे छोटे कण आपस में मिल करके बड़े कण का निर्माण नहीं करने वाले, पहली बात। दूसरा, जो विलयन की सांद्रता अधिक होनी चाहिए। यदि विलयन की सांद्रता कम है तो भी सहचारी कोलाइड का निर्माण नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमने आपको मिशेल का दिया था।
हमने कहा था जब वॉशिंग पाउडर या साबुन को जल में घोलते हैं तो यदि इनकी क्वांटिटी कम है तो वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन यदि आप अच्छी मात्रा में मिला दें तो वो एक मिशेल का निर्माण कर देते हैं, जो क्या करता है गंदे कपड़ों की सतह से जो ऑयल के जो हम कह सकते हैं धब्बे रहते हैं उन सबको निकाल करके बाहर ले जा लेता है। तो यह जो मिशेल है वो सर्चारी कोलाइड का ही एक एग्जाम्पल है। चैप्टर में डिटेल में समझाया है आपको, ज्यादा आपको यहां पर क्लियर ना हो तो चैप्टर में देख सकते हैं। अगला हमारा आता है एंजाइम क्या होते हैं, ये हमारा था 5.12। अब की बार है 5.13। प्रश्न हमारा 5.13। प्रश्न 5.13 पहला, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया को संक्षेप में लिखिए। प्यारे बच्चों, चैप्टर में डिटेल में समझाया है एंजाइम क्या होते हैं। यह हमारे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि जटिल होते हैं। तो एक लाइन में परिभाषा दें तो जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को हम एंजाइम कहते हैं। पहली बात, स्रोत क्या है इनके? पेड़ पौधे और जो हम कह सकते हैं जीवित प्राणी, जिस जीवित जीव जंतु जो भी हैं वह क्या होते हैं, इन एंजाइमों के स्रोत होते हैं। और यह एंजाइमों के क्या होते हैं, इनमें जो अणु होता है वो काफी भारी होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। जब इसे जल में घोला जाता है तो एंजाइम्स को यदि जल में घोलते हैं तो ये कोलाइडी विलेन का निर्माण करते हैं। और ये जो खास बात क्या है एंजाइमों की, हमारे शरीर की और सजीवों की जितनी हम कह सकते हैं शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं वो इन एंजाइम्स के थ्रू ही होती हैं। हमने आपको चैप्टर में बताया था कि जब हम एक टाइम का भोजन करते हैं तो उस भोजन को पचने में लंबा समय लग सकता है, बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन एंजाइम्स उसी काम को केवल 20 या 25 मिनट में पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स हमारे लिए क्या है, बहुत अधिक लाभदायक है। अब बात आती है इसमें आगे, इसने कहा है एंजाइम क्या होता है, ये तो बता दिया। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को संक्षेप में लिखिए। अब एंजाइम उत्प्रेरण में जैसे हम कह सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये चेंज कर देता है। एक हमारे पास एंजाइम होता है जाइमेज, एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें। एक एग्जांपल जो है हमारे पास वो है जाइमेज। यह क्या करता है, C6H12O6 इसको कन्वर्ट कर देता है एथिल अल्कोहल में, यानी कि 2C2H5OH प्लस 2CO2। अब ये देख लीजिए समीकरण संतुलित है, 2 दूनी 4 और 2 6। ये हो गया 4 और 2 6, ऑक्सीजन भी पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 6 और यहां हाइड्रोजन के कितने हैं, 12 हैं। तो ये हमारे आ गया 5 दूनी 10 और 2 12, बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए ये जो एंजाइम है, ये जाइमेज क्या है, एक एंजाइम है। यह क्या कर रहा है, एक ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है किसके रूप में, एथिल अल्कोहल के रूप में। तो ये हो गया ग्लूकोज किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एथिल अल्कोहल में, और साथ में क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसके कारण हुआ, जाइमेज के कारण हुआ, जो कि क्या है, एक एंजाइम है, एंजाइम। तो इस प्रकार से हम इसके एग्जांपल को समझ सकते हैं। अब दूसरा ये कह रहा है प्रश्न का दूसरा खंड, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को संक्षेप में लिखिए कि एंजाइम कैसे ये काम करता है। तो देखिए हमने कहा कोई उत्प्रेरक, आप समझते हैं उत्प्रेरक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में सामान्यतः भाग नहीं लेता, और हमने आपको बताया था वो भाग तो लेता है, लेकिन खास बात क्या है कि अभिक्रिया के प्रारंभ में आप जितना उत्प्रेरक पदार्थ डालते हैं, अभिक्रिया के अंत में यानी कि उत्पाद जब हमें प्राप्त हो जाता है उतना ही उत्प्रेरक हमें उतनी ही मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो हम सामान्यतः कहते हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो उत्प्रेरक क्या करता है, केवल उनकी उपस्थिति क्या करती है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। तो यहां एंजाइम कैसे एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि उनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। किसको, एंजाइम्स को। ये क्या है, एंजाइम। क्या कहते हैं, एंजाइम को जैव रासायनिक उत्प्रेरक, जैव रासायनिक उत्प्रेरक ये होते हैं। तो अब मैंने कहा कोई मेरे पास एक अभिकारक है, अभिकारक मतलब हमें कोई रासायनिक प्रक्रिया घटित करनी है, सपोज डाइजेशन की प्रक्रिया ही है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमने कहा वो अभिक्रिया को घटित करना है। अब उस अभिक्रिया को घटित करेंगे, जो हम भोजन लेंगे वह भी क्या होता है, एक प्रकार से अभिकारक ही तो है। अभिकारक यानी कि जिनसे उत्पादों का निर्माण होगा, तो वो अभिकारक क्या होते हैं,
अभिकारकों के पृष्ठ पर छोटे छोटे कोटर यानी कि छिद्र होते हैं और उन छिद्रों का एक पर्टिकुलर आकार होता है। उन आकारों में कोई एक विशेष एंजाइम ही प्रवेश कर सकता है और वही क्या करता है, उस भोजन को क्या करेगा, जल्दी से उत्पाद में बदल देगा, यानी कि भोजन जल्दी से पच जाएगा। तो कैसे इसको समझाया गया था चैप्टर में, आपको ध्यान हो, यहां हमने कोई अभिकारक ले लिया, अभिकारक। तो ये अभिकारक इस प्रकार से, मान लो इस प्रकार से, यहां ऐसे है ये अभिकारक। अब इसमें जो हम कह सकते हैं एंजाइम होगा, उसकी शेप इसी प्रकार की होगी। इसीलिए एक जैव रासायनिक अभिक्रिया को केवल एक एंजाइम ही पूरा करता है। एक एंजाइम एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता, वो केवल एक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को ही क्या कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। तो इसके लिए कैसा एंजाइम होता है, उसके लिए एंजाइम ऐसा होता है। ये इस प्रकार से एंजाइम बन गया। अब ये एंजाइम इसके अंदर प्रवेश कर गया, देखिए इसका साइज इसके लगभग समान है, तो ये आपस में संयुक्त हुए तो ये इस प्रकार से बन गया। ये ऐसे, और इसमें ये वाला खांचा फंस गया, ये वाला खांचा क्या हो गया इसमें, मान लो यहां से मैंने इसका हेड भी बाहर निकाल लिया, ऐसे ऐसे फंस गया। तो ये क्या है, एंजाइम। ये अभिकारक के साथ इस प्रकार से उसके कोटर में प्रवेश कर गया। कोटर में प्रवेश करके क्या हुआ, उत्पाद बना देगा तुरंत। ये दो हिस्सों में बट गया, एंजाइम तो ऐसा का ऐसा रह गया। एंजाइम तो देखो हमें ऐसा का ऐसा प्राप्त हो गया, जैसे ये था वैसे एंजाइम प्राप्त हो गया। लेकिन ये जो हमारे पास अभिकारक था ये टूट गया, ये हमारा इस प्रकार से टूट गया। इस प्रकार से, और ये दूसरा हमारा अभिकारक इस प्रकार से टूट गया, ये ऐसे टूट गया। तो ये वाला हिस्सा दो हिस्सों में बढ़ गया, ये हमारे पास एंजाइम ऐसा का ऐसा मिल गया, और ये क्या बन गया, उत्पाद। ये उत्पाद बन गया। तो यह हमारे एंजाइमों की क्या है, क्रियाविधि है, चैप्टर में डिटेल में से समझाया गया। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार कोलाइडो को निम्न आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है। यानी कि कोलाइडो को हम जानते हैं, कोलाइडो विलयन को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं। उसके तीनों प्रकार इसने यहां बताए हैं। पहला है घटकों की भौतिक व्यवस्था। तो पहला है घटकों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। और इसका हमने आपको अभी पीछे एक क्वेश्चन में बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर 9 था, कि इसमें कुल मिलाकर के 8 प्रकार होते हैं। हमने वहां पर जो लिया था वो परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, क्षेपण माध्यम। इनकी अवस्थाओं के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसे इसकी 3 अवस्थाएं होंगी, ठोस, द्रव, गैस। और इसकी भी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो केवल ये गैस गैस का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, अदरवाइज ठोस के साथ संयोग कर सकता है, ठोस द्रव के साथ कर सकता है, ठोस गैस के साथ कर सकता है। 3 प्रकार हो गए। उसके बाद द्रव ठोस के साथ कर सकता है, द्रव के साथ कर सकता है, द्रव गैस के साथ कर सकता है। 3 और हो गए। तो 3 पहले के और 3 ये, कितने हो गए, 6। और साथ में गैस के 2 हो गए, गैस ठोस के साथ और गैस द्रव के साथ, 6 और 2 8। तीसरा प्रकार नहीं होता। इस आधार पर ये कुल मिला के 8 प्रकार के होते हैं। तो हमने इसको चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। एनसीईआरटी की बुक में इसमें पूरी टेबल बनी हुई है कि यदि ठोस के साथ संयोग करता है तो वो एक सॉल का निर्माण करता है, ठोस सॉल जिसे कहते हैं। यदि ठोस द्रव के साथ संयोग करता है तो वो द्रव सॉल का निर्माण करता है। और यदि ठोस गैस के साथ संयोग करता है, यानी कि ठोस के पृष्ठ पर गैस के अणु आते हैं, तो उसको हम एरोसॉल्स कहते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे पायस का निर्माण होता है, जेलों का निर्माण होता है। तो चैप्टर में डिटेल में बताया है, आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं। अगला देखें, जो दूसरा इसने प्रकार बोला है वह है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति। ख है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति।
तो यह भी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि परिक्षेपण माध्यम के जो अणु होते हैं उनके हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन में किस प्रकार से एक कोलाइडी सॉल का निर्माण करते हैं। जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और इसमें आता है पहला बहुआण्विक, बहुआण्विक। दूसरा होता है वृहद आणविक, आणविक। और तीसरा हम जानते हैं जो कि होता है सहचारी, सहचारी। तो बहुआण्विक में छोटे छोटे कण मिलकर के 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा होता है बहुआण्विक। वृहद आणविक कण का आकार पहले से ही 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, जो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है, तो इसे कहते हैं वृहद आणविक। और सहचारी एसोसिएटेड आप जानते हैं, जिसमें हमने मिशेल की चर्चा करी थी। तो ये 3 प्रकार इस प्रकार से। अगला देखें ग, जो तीसरा इन्होंने दिया है वह दिया है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के साथ अनोन्य क्रिया। तो तीसरे में जब दोनों की अनोन्य क्रिया होती है तो यहां पर हमने 2 प्रकार से इसको विभाजित किया था, एक था द्रव रागी, दूसरा था द्रव विरागी। तो तीसरे ग में क्या है, द्रव रागी, और दूसरा होता है द्रव विरागी। द्रवरागी कौन से होते हैं, जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के बीच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो, दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं, तो ये होता है द्रवरागी। इसके एग्जांपल जैसे गोंद हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं। और द्रव विरागी कौन से हुए, यानी कि जो आसानी से घुलते ही नहीं है। परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, आपस में घुलने का प्रयास नहीं करते। यदि इनको किसी तरीके से अलग कर दिया जाए तो फिर ये आपस में निर्माण नहीं करते हैं दोबारा से, किसका, कोलाइडी विलयन का। तो इसके जो होते हैं जितने भी ठोस सॉल होते हैं वो सारे द्रव विरागी की श्रेणी में आते हैं। अगला देखें, अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न 15 है। प्यारे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, पूरे चैप्टर में जो थ्योरी आई है उसी के बीच से हैं। केवल यहां पर मैं आपको एक रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, चैप्टर में प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में बताया गया है। अगला देखें, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे। पहला, जब प्रकाश किरण कोलाइडी सॉल में से गमन करता है। तो पहला है, यदि कोई प्रकाश किरण कोलाइडी सॉल में से गमन करता है तो कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण वह प्रकाश क्या हो जाता है, वहां पर विकिरित हो जाता है, फैल जाता है टकरा करके सभी दिशाओं में। तो जैसे जैसे प्रकाश आगे बढ़ता है वैसे वैसे कोलाइडी कणों से टकरा करके विकिरित होने के कारण हमें द्रव के भीतर, कोलाइडी विलयन के भीतर द्रव का मार्ग दिखाई देता है। तो क्या दिखता है, द्रव का मार्ग दिखता है। सेकंड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में NaCl विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। जल योजित फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, इसका सॉल है, ये होता है Fe2O3, ये होता है फेरिक ऑक्साइड है, इसका क्या है, सॉल। ये जो सॉल होता है ये हमारा धनात्मक सॉल होता है। इसका अर्थ है कि इस कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उनके पृष्ठ पर, उनके बाहर की तरफ धन आवेश क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अब यदि इसमें आप NaCl जोड़ दें, आपने क्या करना है, हमने जोड़ा या मिलाया, आप कह लीजिए, यह मिलाया, NaCl मिला दिया, तो NaCl क्या होगा, Na+ और Cl- में विभक्त हो जाएगा। ये Cl- इस धन आवेश के पास जाकर के इसको क्या कर देंगे, इसके आवेश को निरस्त कर देंगे, और ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड का जो सॉल है वो हमारा हो जाएगा निरावेशित, यानी कि उसमें कोई आवेश नहीं रहेगा। और जब आवेश नहीं रहेगा तो उसके छोटे छोटे कण आपस में संयुक्त होकर के बड़े कणों का निर्माण करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, स्कंदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, स्कंदन, स्कंदन। तो जो मैंने लिखा है, बोला है, वो आप इसे लिख लीजिए, आसानी से आंसर मिलेगा। अगला है, कोलाइडी सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा यदि प्रवाहित करेंगे तो आप सोचिए, कोलाइडी विलयन के अंदर विद्युत धारा तभी बहेगी यदि 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। और हमने देखा था यदि किसी कोलाइडी विलयन में धनावेशित और ऋणावेशित 2 इलेक्ट्रोड हो तो कोलाइडी विलयन में जो आवेश होता है वो विपरीत आवेशों की तरफ, विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ चलना शुरू कर देता है। जैसे हम कहें ये Fe2O3 हमारे पास सॉल है, यदि इसी के भीतर मैं
विद्युत धारा प्रवाहित करूं, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड लगा दूं, इस तरीके से मैंने कहा यहां पर मेरे पास कोई सॉल था जो कि कैसा था, धनावेशित था। मान लो इसको हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, ट्यूब की फॉर्म में ले लीजिए चाहे तो। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। ये सॉल यदि धनावेशित है तो ये कहां जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे सारे के सारे सॉल, और यहां पर आकर के क्या हो जाएंगे, अपना इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आवेश को समाप्त कर देंगे। जब आवेश समाप्त होगा तो थोड़ी देर में ये सारे के सारे सॉल जो छोटे छोटे कणों के रूप में ये आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे, बड़े कण का निर्माण करेंगे, और वह क्या कह सकते हैं, तली पर पहुंच जाएंगे और स्कंदन की प्रक्रिया घटित हो जाएगी। तो ये है यदि आप क्या करेंगे, किसी कोलाइडी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आने वाला है। तो लास्ट में क्या होगा, स्कंदन हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इसके अनुसार इमल्शन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण दीजिए। देखिए इमल्शन या जिसे हम पायस कहते हैं, वह हमने देखा था तब बनता है जब जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वह भी द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो, द्रव हो। जो हमने यहां पर जिक्र किया था, यदि ये दोनों द्रव द्रव ले ली जाएं, परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, तो किसका निर्माण होगा, पायस या इमल्शन का। तो इमल्शन क्या है, दोनों द्रव अवस्था में हो, द्रव प्लस द्रव, परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो, द्रव। तो जब बनता है वो बनता है हमारा इमल्शन। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हमारे होते हैं, जैसे हम कह देते हैं ऑयल इन वाटर, जिसको हम OW ऐसे लिखते हैं, ऑयल इन वाटर। तो ये पहला इमल्शन बन गया। उसमें जो वाटर है वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम है, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था वो क्या है, ऑयल यानी कि तेल की छोटी छोटी बूंदें। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है जैसे दूध। दूध में देखा होगा आपने, वसा के छोटे छोटे कण क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, तो वो क्या है, एक पायस या इमल्शन ही है। अगला जो सेकंड हमारा आता है, इसके प्रकारों के बारे में पूछा है, तो पहला प्रकार तो इसका ये हो गया। जो दूसरा प्रकार है उसको हम कहते हैं वाटर इन ऑयल, यानी कि इसको W/O लिखते हैं। इसका अर्थ है अब की बार जो ऑयल है वो परिक्षेपण माध्यम है, उसकी मात्रा ज्यादा है, और उसमें आपने क्या कर दिया, वाटर यानी कि जल कम मात्रा में मिला दिया, जो कि परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में। तो इससे भी पायस या इमल्शन का निर्माण होगा। और इसमें इसका जो हम एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे आप सर्दियों में देखते होंगे जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम आती है, वो हमारा क्या है, इसका उदाहरण है। इसके अलावा जो मक्खन है वह क्या है, हम कह सकते हैं इसी जो हमारा सेकंड कैटेगरी है वाटर इन ऑयल, इसका हमारा एग्जाम्पल है। तो क्या लिख सकते हैं, क्रीम या मक्खन। तो इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार विपाशयन क्या है, 2 विपाशयक के नाम लिखिए। यानी कि कहना चाह रहा है कि पायस कर्मक क्या होते हैं, पायस कर्मकों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 के नाम। पायस कर्मक क्या होते हैं, हमने अभी आपको इससे पहले प्रश्न में कि इमल्शन या पायस के बारे में बताया था। इमल्शन या पायस हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन की वह कैटेगरी है, वह श्रेणी है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। जब दोनों द्रव अवस्था में हो तो उससे जो कोलाइडी विलयन बनता है उसको हम कहते हैं पायस या इमल्शन कहते हैं। अब पायसी कर्मक क्या होते हैं, वहां हमने 2 प्रकार के इमल्शन या पायस के बारे में चर्चा करी थी। पहला हमारा था, एक था ऑयल इन वाटर, और सेकंड हमारा होता है वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर में आप जानते हैं जो तेल होता है वह जल में आसानी से घुलता नहीं है, तो उसको जल में घुलित करने के लिए, घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई एक तीसरे एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो उनके बीच में क्या करते, एक बंध बना ले, एक बॉन्ड बना ले। एक तरफ से वो क्या कर ले, एक को पकड़ ले, यानी कि जल के अणुओं को पकड़ ले, दूसरी तरफ से तेल के अणुओं को पकड़ ले। अब उन दोनों को आपस में क्या करें, मिला के रखे, चिपका के रखे। तो उसी एजेंट को हम नाम देते हैं पायसी कर्मक। और पायसी कर्मक कौन से होते हैं, जैसे हमारा हो गया प्रोटीन, गोंद, या इसके अलावा आप साबुन कह सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, सब पायसी कर्मक। ये हमारे क्या होते हैं, पायसी कर्मक होते हैं। तो ये हमारा है।
अगला है प्रश्न संख्या 18, साबुन की क्रिया पाइसीकरण एवं मिशेल बनने के कारण होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए साबुन की जो क्रिया होती है, साबुन कैसे कपड़ों की सफाई करता है, ये किसके द्वारा होती है, हमने कहा जैसे इसने कहा कि यह पाइसीकरण व मिशेल बनने के कारण होती है। अब मिशेल कैसे बनते हैं ये हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। हमने कहा था कि जो जल होता है हमारे पास, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा है प्रश्न 5.18। अब पाइसीकर्मक क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया, जो तेल और जल के बीच में एक ऐसे एजेंट का काम करे कि एक तरफ से तेल को पकड़ ले, एक तरफ से जल को पकड़ ले। अब ऐसा एजेंट कौन है, अभी हमने यहां पर चर्चा करी प्रोटीन, गोंद और साबुन। इसमें साबुन को लेकर के हम मिशेल की चर्चा करेंगे यहां पर। हालांकि ये चैप्टर में डिटेल में से समझाया गया है, शॉर्टकट में आपको यहां पर बता रहा हूं। होता क्या है, ये साबुन क्या चीज होती है समझिए। साबुन जो हमारे पास होता है, यह हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें एक तरफ पूरी कार्बन की एक श्रृंखला होती है और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कोई एक आयन जुड़ा हुआ होता है। इसका सामान्य फार्मूला होता है RCOO, ये माइनस का होता है और यहां पर हो जाता है M+। इसका एग्जाम्पल जो है हमारा, वो हमारा होता है C17H35COONA, ये होता है। ये जब आपस में टूटता है तो कैसे बनता है, C17H35COO, ये ऋण आयन, और सोडियम का क्या बन जाता है, धन आयन। अब यही क्या है, वह काम करता है पाइसीकर्मक का। कैसे, अब इसमें देखिए आप, देखिए यदि इस पे चर्चा करें तो यह है ऋण आयन, यह है धन आयन, तो ऋण आयन और धन आयन जल में घुल जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो C17H35 है, ये कार्बन की एक श्रृंखला है, कार्बनिक यौगिक कह लीजिए इसे। अब ये क्या करेगा, ये जल को पसंद नहीं करेगा, ये ऑयल को पसंद करेगा। तो जब हमने कहा कि कोई एक, हमने कपड़ा लिया, ये कपड़े का सरफेस है और इस पर क्या है, ये तेल की बूंदें हैं, ये तेल बूंद हैं। तो अब ये कैसे काम करते हैं, सामान्य तो ये जो मिशेल होते हैं, मिशेल मतलब ये जो हमारे पास ये तत्व है C17H35COONA, ये इसमें ये हमारा क्या होता है, हेड होता है। ये सामान्यतः अलग अलग होते हैं, आपस में मिलते नहीं है। लेकिन यदि उस, हम कह सकते हैं जल का ताप एक नियत ताप से ज्यादा हो, जिसे हम नाम देते हैं क्राफ्ट ताप, और जो इनकी जो सांद्रता है, साबुन की जो क्वांटिटी है जिसको हम सांद्रता कह सकते हैं, यदि उनकी जो सांद्रता है इसकी, वह एक नियत मान से ज्यादा हो, जिसको हम CMC कहते हैं, CMC, जिसे हम कहते हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता, ये होती है। अब इसको बनाया कैसे जाए, देखिए ये ऐसा होता है C17H35COO, ये होता है Na+। इसको कैसे बनाते हैं, ये हमारा बनाने का अर्थ है कि ये तो हमारी एक कार्बन की श्रृंखला होती है और इसके आगे की ओर ये COONA क्या होता है, इसका एक हेड होता है। ये क्या हो गया, हेड, और ये क्या होती है, टेल, पूंछ। ये क्या होती है, कार्बन की श्रृंखला होती है, ये इसकी तरह है, और ये COONA किसकी तरह है, ये हेड की तरह काम करता है। जब ये किसी तेल बूंद के साथ संयुक्त होते हैं तो क्या करते हैं ये तेल, सामान्यतः तो होता क्या है, जब यदि ये सामान्य, यदि ये जल है, जल में जब ये घुलता है और इसकी सांद्रता क्रांतिक मिशेल सांद्रता से कम हो तथा जल का ताप क्राफ्ट ताप से कम हो, तो ये किस प्रकार से रहते हैं, इनका जो टेल है वो बाहर की ओर रहेगी और हेड अंदर रहेगा। ये इस प्रकार से रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं। अब ये अलग अलग हैं, ये मिशेल कैसे बनेंगे, जब इसका ताप क्राफ्ट ताप से ज्यादा हो जाए और इनकी सांद्रता क्रांतिक मिशेल सांद्रता से ज्यादा हो। सांद्रता मतलब ज्यादा क्वांटिटी। तो अब ये क्या करेंगे, यदि एक ये तेल बूंद है, तेल बूंद, तो ये क्या करते हैं, ये अब देखिए तेल क्या है, ऑयल है ना, और ऑयल किसके साथ अच्छा मानेगा अपने को, ये कार्बन के साथ। और कार्बन क्या है, ये पीछे की जो टेल है वो कार्बन है, तो कार्बन पूरा का पूरा इसके अंदर इस तरीके से आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, और इनके बाहर की ओर क्या लगे हुए रहते हैं, हेड लगे हुए रहते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कह देते हैं, मिशेल कह देते हैं। अब ये बाहर का जो हेड है ये ऋण पार्ट है, माइनस का पार्ट है। इसके बाद आप जानते हैं सोडियम आयन है, ये क्रिया करता है, वो जल के साथ घुला, देखिए
ऊपर वाला हिस्सा जो हेड है वो जल के साथ घुलने में के क्या है, अपने को अच्छा मानता है, जबकि जो टेल है उसको तेल चाहिए अच्छे से घुलने के लिए। तो जब कोई तेल की बूंद कपड़ों में रहती है और हम उसके ऊपर साबुन से रगड़ते हैं तो इस प्रकार से मिशेल बन जाते हैं, जिनकी जो टेल्स होती है वो क्या होती है, तेल बूंद के अंदर होती है और उनके हेड क्या होते हैं, बाहर। तो हेड जल में घुले रहते हैं जबकि टेल तेल बूंद में घुली रहती है। तो जब आप पानी फेंकते हो तो ये मिशेल क्या करता है, इस तेल बूंद को कपड़े से खींच करके बाहर निकाल लेता है और इस प्रकार से कपड़ों की सफाई हो जाती है। तो यहां हमने क्या कराया, आपको चैप्टर में डिटेल में समझाया। यदि यहां पर कोई कंफ्यूज हो तो चैप्टर में जाकर डिटेल में जरूर देख सकते हैं। यह ध्यान रखना कि मिशेल बनने के लिए यह कंडीशन होनी जरूरी है कि जो ताप हो वह क्राफ्ट ताप होना चाहिए और जो सांद्रता है वो क्रांतिक मिशेल सांद्रता CMC से ज्यादा हो। नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।